बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे थर्ड चैप्टर की। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है क्लास 12th के मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। और आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। प्रयास करें कि आप घर से बाहर ना ही निकलें, जितना संभव हो उतना घर पर ही रहें, ठीक है ना। आइए आपसे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स जो आपका है। और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है ना। अगर आपको जरा सा भी टफ लगता है, एक बार लेक्चर को और देख लेना, ठीक है ना। ओके। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, और वीडियो आप देख रहे हैं अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें प्लीज, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो आप कर सकते हैं पूरा। ओके, कंटिन्यू। एम एन संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो एम पंक्तियों एवं एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी हो। एम पंक्तियों एवं स्तंभों मतलब एन स्तंभ लिखना चाहिए था। एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, उसे एम क्रॉस एन आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आव्यूह के अवयव उसमें जितने हों, मतलब जैसे यम और यन जो 2 और 3 हो, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो आव्यूह हमको मिल जाते हैं कि आव्यूह में कितने अवयव हैं, ठीक है ना। आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। आव्यूहों के अवयव। आव्यूह के अंदर उपस्थित संख्याओं को आव्यूहों का अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक आव्यूह बना हुआ है, उसमें छोटे लेटर में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये क्या है? आव्यूह के अवयव हैं। और ये जो आव्यूह है वो देखिए एम एन मतलब 3x3। एम जो है उसे पंक्ति कहते हैं और एन जो है उसे स्तंभ, यानी 3x3 को एम पंक्तियां हैं और एम एन स्तंभ है, ठीक है ना। एम एन इसे कहते हैं। इसके अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। आगे बढ़िए, दूसरा एक अवयव ले लेते हैं एग्जाम्पल। बी एक देखिए, बी में दूसरा एग्जाम्पल लिया है ए बी सी डी ई एफ। ये 3x2 पंक्ति मतलब अवयव वो है, आव्यूह 3x2 आव्यूह है। मतलब पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। इसके अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं आव्यूहों के क्रम या कोटि। आव्यूहों का क्रम क्या होता है, आव्यूहों की कोटि क्या होती है। जैसे आव्यूहों में जो भी आव्यूह है, आव्यूह में पंक्तियों एवं स्तंभों के गुणनफल का जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है पंक्तियों और स्तंभों के प्रोडक्ट के रूप में, उसी को हम कोट या क्रम कहते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा था 3x2, ऊपर देखिए 3x2 है जो, और यहाँ देखिए 3x3 था, 3x2, ये दोनों क्या है? आव्यूहों की कोटि है, या हम आव्यूहों का क्रम इनको कहते हैं। एक चीज और, किसी आव्यूह में अवयवों की जो संख्या होती है वो उनके स्तंभों एवं पंक्तियों के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब जैसे m क्रॉस n आपने पढ़ा था, तो m इंटू n कर दें। जैसे 3x3 एक पढ़ा था, तो 3 3 जा 9 अवयव उसमें होंगे। 3 2 जा 6, जैसे 3x2 है तो 3 2 जा 6, 2x3 है तो 3x2, 3 इंटू 1 है मतलब 3x1 है तो 3 1 जा 3 अवयव। मतलब जो अवयवों की संख्या होगा वो पंक्तियों और स्तंभों को गुणा कर देने पर जो प्राप्त होगा वही क्या होगा? अवयवों की संख्या होगा। अवयवों का निरूपण, अभी हमने आपको बताया कि जो अवयव होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर से, और जो अवयव होते हैं उनको छोटे लेटर से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे उसमें लिखा है A11, A12, A13, मतलब यह है पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला कॉलम का पहला अवयव, है ना। मतलब इसको हम कहते हैं कि A11 को वैसे हम ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं आई जे के रूप में। जैसे ए आई जे, तो A11, 1 मतलब 1 पहला, 1 1 ए यम यन मान लो लिखा है, तो यम पंक्ति यन कॉलम, मतलब 1 पंक्ति 1 कॉलम का पहला स्थान। 1 2 पहली पंक्ति में दूसरे कॉलम, पहली पंक्ति में दूसरे कॉलम पर जो होगा ये A12 होगा। A13 जो पहली पंक्ति में तीसरे कॉलम में होगा वो तत्व है, ठीक है ना, वो अवयव है। तो इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक। जैसे देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, जैसे एक्सप्लेनेशन किया गया है A11 में बायां पंक्ति स्तंभ तथा दायां पंक्ति क्या, सॉरी बायां पंक्ति बायां अंक स्तंभ को और दायां पंक्ति अंक किसको? स्तंभ को, सॉरी बायां अंक पंक्ति को तथा दायां अंक स्तंभ को रिप्रेजेंट करता
है। जैसे A11 का मतलब पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभ की संख्या 1। जैसे A12, अब इसमें देखिए गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 2 लिखा होना चाहिए था, यहाँ 11 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए 31 पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभ की संख्या, मतलब ये जो नंबर है ये पंक्ति और दूसरा वाला ये जो है वो क्या बताता है, स्तंभ बताता है। ठीक, अब इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आव्यूह ए आई जे के लिए A31 ज्ञात कीजिए जहां ए आई जे इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 1/4 लिखा है। अच्छा एक बार सोचिए, कंपेयर करने की तुलना कीजिए A13 का और ए आई जे का, दोनों का तुलना कीजिए तो i इक्वल टू क्या मिल रहा है 3 और j इक्वल टू क्या मिल रहा है 1। यानी ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो इक्वेशन ए आई जे इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 1/4 लिखा है, इसमें क्या करिए आप i के प्लेस पर 3 और j के प्लेस पर 1 रख दीजिए। यही तो बन रहा है i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 1, तो मतलब i के प्लेस पर 3 और j के प्लेस पर 1 रख दीजिए। ठीक है ना, तो i, अब ये देखिए क्या लिखा है 3 ए आई जे इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस जे प्लस 1/4, तो 3 इंटू 1 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी आंसर आ रहा है आपका क्या 1/4। ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट है ना, एकदम मस्त लॉजिक है। अब आपका अगला पॉइंट है आव्यूहों का प्रकार। आव्यूह के महत्वपूर्ण कुछ प्रकार हैं जिसको नीचे लिखा गया है, जैसे क्षैतिज आव्यूह। अच्छा, क्षैतिज का मतलब क्या, जैसे नीचे जो आप रोड पर चलते हैं वो क्षैतिज होता है, और जो पेड़ पर आप चढ़ते हैं वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है ना, बहुत पहले से आप जानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें क्या हो, आव्यूह मतलब जो पंक्ति और स्तंभ, ध्यान से देखिए क्षैतिज, क्षैतिज मतलब पंक्ति मतलब लाइन रोड, तो पंक्तियों की संख्या जिसमें ज्यादा हो, स्तंभों की संख्या कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। डिफिनेशन देखिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, क्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह, सॉरी क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है, जैसे m लेस देन n हो। जैसे नीचे देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए वहां देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 3 है, इसीलिए 2 क्रॉस 3 मतलब 2 क्रॉस 3 पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या, ये 2 क्रॉस 3 क्या है, आव्यूह है, ये 2 क्रॉस 3 आव्यूह है। लेकिन जो अगला पॉइंट है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, क्या है, अगला है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह, मतलब क्षैतिज आव्यूह का विपरीत। क्षैतिज आव्यूह में क्या था, क्षैतिज में था ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, यहाँ क्या होगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से अधिक हो। तो देखिए भी यम ग्रेटर देन यन, 1 2 3, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है, लेकिन स्तंभ एक स्तंभ दो स्तंभ है ना, तो 3 क्रॉस 2, यानी जो लॉजिक जो मतलब इसका डिफिनेशन कहा गया है एकदम करेक्ट। अगला पॉइंट है आपका वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग आव्यूह कहलाता है। यम इक्वल टू एन, जैसे 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है, तो ये 2 क्रॉस 2 का क्या है, आपका आव्यूह है। कैसा, वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। अब अगला पॉइंट है हमारा मेन विकर्ण। मेन विकर्ण क्या होता है, जो मतलब डायगोनल, डायगोनल तो वैसे भी आप जानते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं, कोई आयत हो तो अपोजिट वर्सेस को मिला दें तो जो मिल जाता है वही क्या है, वही क्या होता है, विकर्ण होता है। तो किसी वर्ग आव्यूह के अवयव, और एक चीज बता दें हम आपको, जो मुख्य विकर्ण या मेन डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा, अब लगभग लॉजिक किसकी बात करेंगे, वर्ग आव्यूह की बात करेंगे। वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो किस, इसमें देखिए मुख्य विकर्ण, किसी वर्ग आव्यूह, अब तुरंत देखिए वर्ग आव्यूह का नाम आया, वर्ग आव्यूह की वे अवयव जिनके i इक्वल टू जी हो मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। जब क्या हो, i और j बराबर हों उन्हें हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। जैसे A11 मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर, ऐसा ये तत्व है जहां पंक्ति और स्तंभ दोनों एक ही जगह पर है। यहाँ देखिए पंक्ति स्तंभ A11 A122 A33 A44 ANN, ये सब क्या होगा, मुख्य विकर्ण होंगे। क्या होंगे, मुख्य विकर्ण। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो 2 -2 और -3 क्या है, मुख्य विकर्ण है। ध्यान रहे इस -3 की नहीं बात की जा रही है, इस -3 की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ये मुख्य विकर्ण होते हैं। ठीक, कोई डाउट। अगला हमारा पॉइंट है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो,
मतलब पंक्ति ही हो, स्तंभ कितने हो उससे मतलब नहीं है, पंक्तियां लेकिन कितनी हो, एक ही हो, उसे हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह। जैसे देखिए एक ही पंक्ति है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है, यानी 1x3, पंक्तियों की संख्या एक है, स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो इसीलिए 1x3 है ये। दूसरा देखिए अस्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, मतलब पंक्ति ऐसी थी तो स्तंभ ऐसा होगा, है ना। देखिए इसका फिगर देखिए, बहुत गजब एग्जाम्पल है ना। तो 4 -3 0 1, ये 4x1 है, मतलब पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 है, लेकिन स्तंभ की संख्या एक है, इसीलिए इसे 4x1। ये नहीं जरूरी है कि 4x1 हो, 3x1 हो, 2x1 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि स्तंभ ही सिर्फ रहे, पंक्ति कई हो सकते हैं लेकिन स्तंभ एक ही हो सकते हैं। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, शून्य या रिक्त आव्यूह उसे कहते हैं जिनमें सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य। ऐसा आव्यूह जिनके सारे अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। चाहे वो वर्ग आव्यूह हो, चाहे वो आयताकार आव्यूह हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम ज्यादा बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 1x3 हो, 2x3 हो, 4x4 हो, 2x2 हो, 1x1 हो, ये सब क्या है, लेकिन ध्यान रहे अवयवों की संख्या शून्य होनी चाहिए। फिगर में दिखाया गया है 3x4 का तत्व है, 3x4 नहीं 4x4 है, 1 2 3 नहीं सॉरी 3x4 है। 3x4 का ऐसा आव्यूह है जिसके सारे एलिमेंट 0 0 0 हैं, इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? O से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या हो गए आपके 3x4 के शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह हो गया। अगला है पॉइंट आपका आयताकार। आयत वही होते हैं जिनमें यम नॉट इक्वल टू यन हो, मतलब यम और यन मतलब पंक्ति और कॉलम की संख्या क्या हो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम कहते हैं। जैसे एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, है ना, मतलब 2x2 नहीं, 3x3 नहीं, 4x4, ये सब क्या हो जाएंगे, वर्ग आव्यूह हो जाएंगे, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए आयताकार, मतलब 2x3 1x3 4x3 5x3 2x3 बराबर ना हो, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2x3 का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। अगला है हमारा तत्समक आव्यूह, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण एक हो, बाकी सारे अवयव शून्य हो। इधर देखिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, इकाई ना, तत्समक मतलब क्या, इकाई आव्यूह भी इसको कह सकते हैं, तो इकाई आव्यूह कह सकते हैं। तो इकाई मतलब एक, एक हो, बाकी सारे अवयव शून्य हो, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, चाहे वो 1x3 हो, चाहे वो 4x3, मतलब क्या हो। और एक चीज हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ इसमें, वर्ग आव्यूह जो होता, सॉरी इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह जो होता है उसमें हमेशा वर्ग होना चाहिए, मतलब 2x2 3x3 4x4, लेकिन उसकी यूनिट जो हो, जो डायगोनल हो वो एक हो। इसमें भी देखिए एक एक एक, इसमें देखिए एक एक, इसका मतलब ये क्या है, वर्ग आव्यूह, सॉरी तत्समक आव्यूह है, इकाई आव्यूह है। तत्समक बोलो या इकाई बोलो, बात एक ही है। विकर्ण आव्यूह कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष जितने भी अवयव बचे वो सब क्या हो, शून्य। जैसे देखिए इसमें ए एक एलिमेंट वो ले लिया हमने विकर्ण आव्यूह, और उसके ए बी सी तत्व हैं, वो भी डायगोनल है, बाकी सारे शून्य हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है ना। और एक चीज नोट बता दें कि जो प्रत्येक इकाई होता है, जो इकाई आव्यूह होता है, तत्समक आव्यूह होता है, वो क्या होता है, एक विकर्ण आव्यूह होता है। अभी आपने इकाई देखा था ना, या तत्समक, वो क्या था, एक विकर्ण आव्यूह था। क्या था, विकर्ण आव्यूह, उसके उसके तत्व एक एक थे। लेकिन यहाँ विकर्ण आव्यूह में ये नहीं जरूरी है कि सारे तत्व एक हों, विकर्ण वाले सारे तत्व एक हों ये नहीं जरूरी है, लेकिन ये जरूरी है कि वही सिर्फ तत्व हो, बाकी और कोई तत्व ना हो, बाकी सब शून्य हो, ठीक है ना। अगला है आपका अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के समस्त अवयव क्या हो, समान हो। अब अभी तक इकाई में क्या था, सारे अवयव 1 1 थे, लेकिन यहाँ 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जैसे 1 1 हो 2 2 हो 3 3 हो 4 4 हो, ये क्या होंगे, अदिश आव्यूह होंगे। 1 1 भी होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह होता है, परंतु तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं होता। फिर से सुनिए, तत्समक जो इकाई मतलब तत्समक आव्यूह होता है वो अदिश होता है, लेकिन जो अदिश अवयव है ये जरूरी नहीं है कि वो तत्समक भी हो। बात समझ में आ गया।
बोलिए क्लियर। इसमें देखिए 2 क्रॉस 2 का लिया गया, उसमें 2 डायगोनल 2 है। यहाँ देखिए 3 क्रॉस 3 का लिया गया, इसमें डायगोनल क्या है 3 है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अदिश आव्यूह हैं। अगला पॉइंट है आपका ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऊपरी त्रिभुजीय किसे कहेंगे। ऐसे मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह हो जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे तत्व हों लेकिन नीचे के सारे तत्व जीरो हों। फिर से, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुज के समान ऊपर सब कुछ हो नीचे ना हो, मतलब मुख्य विकर्ण भी हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर हो लेकिन नीचे वाले सारे तत्व जीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक हमने आव्यूह ले लिया ए और जो कि तत्व है 1 2 4 -3 5 2 1, मतलब डायगोनल पहले देखिए 1 5 2 6, ये डायगोनल है। डायगोनल के नीचे सारे क्या हैं, जीरो हैं, ऊपर वाले क्या है, सब हैं। इसका मतलब ऊपरी त्रिभुज, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है इसीलिए ऊपरी त्रिभुज, ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है इसीलिए ऊपरी त्रिभुज। और निम्न त्रिभुज अगर यही नीचे बन रहा होता, ऊपर के सारे अवयव जीरो हो जाते, डायगोनल होता और डायगोनल के नीचे होते, तो ये क्या हो जाता, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हो जाता। ठीक है ना। आइए निम्न त्रिभुजीय देख लें। आइए निम्न त्रिभुजीय देखिए, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य अवयव ऊपर के समस्त अवयव शून्य हो। मतलब क्या हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव शून्य हो। अभी हमने समझाया था, जैसे देखिए यहाँ देखिए 1 4 3, उसके नीचे तत्व हैं लेकिन ऊपर सारे जीरो हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब क्या होते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आव्यूहों पर संक्रिया। ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन एक चीज और बता दें, अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप एक गलती कर रहे हैं यार। वीडियो देख रहे हैं आप, मजे उठा रहे हैं पूरे पूरे, लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया। लाइक कर दें प्लीज, है ना, अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।